जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। अब हम लोगों ने देखा होगा कि भारतीय संविधान जो आज हम लोग के सामने प्रस्तुत है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक संविधान। अब इसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यह संविधान बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। हर समय में कुछ ना कुछ नया नया जुड़ता गया। समय के साथ इसने बहुत बदलाव देखा है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जब अपने देश में जो शासन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था उसमें एक कह सकते हैं कि छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आज उसका हमारे संविधान में लिया गया है। तो अगर इसका विषय विस्तार देखेंगे कि हमारा भारतीय संवैधानिक विकास कैसा हुआ इसका, तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास है ये शुरुआत हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इससे स्टार्टिंग कह सकते हैं। फिर उसके बाद पीटर्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद 1786 अधिनियम आया, फिर चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इस तरह फिर आकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में आया क्या कि भारत, ये लास्ट नहीं है लेकिन हाँ कह सकते हैं कि भारत का जो शासन अधिनियम 1919 है थोड़ा ये महत्वपूर्ण रहा है। फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आया 1909 में, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1885। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक मेन टॉपिक है क्योंकि अभी तक जो भारत में शासन हो रहा था वो कहीं ना कहीं कंपनी का शासन था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सत्ता एक तरह से कंपनी स्थापित नहीं कर पा रही थी। वो कंपनी अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए वो अपना जो है कानून रखी थी। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद जो है महारानी विक्टोरिया और क्राउन के हाथ में अपना देश का शासन शुरू हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बदलाव देखा गया और फिर चार्टर एक्ट 1853 आया। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी इसका हम लोग देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 आज हमारे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह सकते हैं क्योंकि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसका थोड़ा मिलता जुलता स्वरूप हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, फिर धीरे धीरे हमारा जो है कैबिनेट मिशन आया, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार, फिर माउंटबेटन योजना, फिर उसके बाद हुआ कि संविधान लागू होना, संविधान का विकास का चरण, प्रारूप समिति, संविधान समितियां और स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, उद्देश्य प्रस्ताव सभा। उसके बाद सबसे लास्ट में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा लंबा सफर के बाद हमारा जो है संविधान की एक प्रस्तावना रखी जाती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में अपना जो है प्रस्तावना को पेश किया। और ये प्रस्तावना जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि ये कह सकते हैं कि इसी से पता चलता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने प्रस्तावना पेश किया और उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंच निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को मेन टॉपिक क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। और यहाँ से उन्होंने संविधान का उद्देश्य दिया कि हमारा संविधान कैसा रहेगा। और उसके बाद हमारा जो संविधान है उसका पहला जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1+2 क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने इसको दोनों मीडियम में रखा है। तो यहाँ पर क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला जो आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा, वह क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया दैट इज
भारत, ये क्या है? स्टेट ऑफ यूनियन। फिर उसके बाद 1 क्लॉज 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। फिर उसके बाद तीसरा अनुच्छेद है भारत के राज्य क्षेत्र में। फिर उसका क्लॉज का है राज्यों के राज्य क्षेत्र क्या होंगे, और अनुच्छेद 2 क्लॉज ख क्या होगा? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्लॉज देखा, और अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1-2 और अनुच्छेद 3, उसके बाद उसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद का ख और ग, ये 3 चीज इसमें लिखा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग ने एक शॉर्ट वे में एक समझने के लिए कह सकते हैं कि जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, अब उसमें अनुच्छेद 1 में सबसे पहले क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। फिर सेकंड में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट शेड्यूल में रख सकते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और उसका स्थापना भी किया जा सकता है। यहाँ से ये समझ में तो आ जाता है। अनुच्छेद 2 का क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए और यह निरस्त कर दिया जाए। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा समझा होगा कि सिक्किम को पहले क्या था? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था शुरू में? नहीं, बाद में दिया गया, क्योंकि जब लगा कि अब सिक्किम जो है हमारा ऐसा राज्य हो सकता है जो कि उसकी कोई आंतरिक, उसके भी यूनियन टेरिटरी क्या कैसे उसको बनाया जाता है उसका भी एक रूल है, तो वहाँ पर जो आंतरिक कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी जिससे उसको राज्य का दर्जा न दिया जाए, इसलिए आज उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वो इस समय यूनियन टेरिटरी नहीं है, राज्य है, और बहुत अच्छे से वहाँ पर राज्य चल रहे हैं। ये क्या है? फिर लास्ट में अनुच्छेद 4 है, उसके पहले हम 3 समझेंगे कि अनुच्छेद 3, तो यहाँ पर क्या है कि नए राज्यों का नाम, और उसमें क्या है? हम लोग नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरे में क्या है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लोग राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। पुराने राज्यों के क्षेत्र में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, सीमा का नाम हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमको आर्टिकल 3 में पूरा जो है संसद है उसको अधिकार दिया गया है। फिर इसी तरह अनुच्छेद 4 में है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुप्रासंगिक और प्रामाणिक विषयों का अनुबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या बनाई गई जो विधियां हैं उससे हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि जो ये 4 आर्टिकल हैं, बहुत अच्छे से स्पष्ट आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोगों ने देखा कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि हम इसके आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। अब इसमें सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, फिर यहाँ पर कुछ हम लोगों ने देखा, ये देखिए जैसे यहाँ पर सब ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, अमेंडमेंट में कोई, फिर इसी तरह फिर हम लोग देखते हैं अब नागरिकता। इसमें अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है, तो अब नागरिकता पर चलते हैं। तो हाँ, यहाँ तक 4 तक है, ये अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। फिर इसमें क्या है कि दूसरी और तीसरी अनुच्छेद में बनाई गई जो विधियां हैं उसमें। फिर आता है अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ और नागरिकता। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के प्रारंभ में क्या हुआ कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद उसमें क्या बदलाव हुए कि
धीरे धीरे यहाँ पर दंगे शुरू हुए और बहुत सारे लोगों की जान गई और देश का बंटवारा हुआ। देश के बंटवारा होने के बाद लोगों ने तय किया कि किस देश में धर्म के आधार पर हम लोग रह सकते हैं। जहाँ लोगों ने समझा, बहरहाल जो हिंदू हैं बहुत सारे, उन्होंने भारत को चुना क्योंकि वहाँ पर वो समझ सकते थे कि वो सेफ नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे पहले और आज कितने परसेंट हैं। जहाँ तक कि हमको एक डेटा के हिसाब से बता सकते हैं कि 2-3-4% से ज़्यादा हिंदू इस समय भारत में सॉरी जो है पाकिस्तान में नहीं है। और यही अगर पुराना डेटा उठाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो 20-22% के आसपास थे। धीरे अब हिंदू में देखिए जो सांप्रदायिक कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, लेकिन हिंदू की जो है वहाँ पर इस समय बहुत स्थिति दयनीय है। और जो भी हो उसको थोड़ा ऐसे समझने के लिए बता दिए हैं इसमें। वो तो आजकल सोशल मीडिया में पता ही चलता है कि यहाँ की अल्पसंख्यक और वहाँ के अल्पसंख्यक में कितना अंतर है। तो जो भी हिंदू रहे होंगे वो उन्होंने देखा कि हम सेफ कहाँ महसूस कर सकते हैं, भारत में। उन्होंने भारत में आने को अच्छा समझा और वहाँ पर आए, बसे। तो भारत सरकार के द्वारा जो संविधान में कुछ चीज़ें हैं ऐसी बनाई गई जिससे जो भी भारत में आने वाले नागरिक हैं उनको आसानी से नागरिकता मिल जाए। ऐसा ना हो कि हाँ वो वहाँ से कोई भाग के आया उसको हम लोग नागरिकता ना दें। तो नागरिकता का अधिकार यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है इसके लिए संविधान में नागरिकता, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको रखा गया। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में है। अब कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, अब इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, कैसे, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जो भी आज भारत के 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें उसका जन्म हुआ हो जहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में मामूली तौर से निवासी रहा है। मतलब या तो कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो, वह क्या है, भारत का नागरिक होगा। यहाँ पर आपने देखा कि देखिए कितना आसान है भारत का नागरिक होना। लेकिन इतना तो नहीं है जितना जो है आजकल इसमें संविधान में बताया गया है। ये तो इसीलिए तो जो है भारत में जो है भाग भाग के लोग आ रहे हैं। कहीं सुनने को मिलता है रोहिंग्या से भाग के आ रहे हैं, कहीं से बांग्लादेश से भाग के आ रहे हैं। यही कंडीशन है। अब थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ, जिससे नागरिकता भारत की बहुत आसान थोड़ा नहीं है। अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जो बदलाव को हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक केवल पॉइंट वाइज पॉइंट रहेगा कि हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक बहुत अच्छे से समझें कि क्या होता है। तो हमने देखा कि भारत की नागरिकता का आर्टिकल 5 में क्या बताता है। अब देखिए आर्टिकल 6 में क्या कह रहा है। तो जो आर्टिकल 5 में बताया गया कि प्रारंभ में ये नागरिकता थी, ये क्या थी, प्रारंभ में नागरिकता थी। जो भारतीय संविधान जब बना तो उसमें क्या रखा गया कि जो प्रारंभ में जो व्यक्ति भारत में रहे हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको बहुत आसानी से नागरिकता दी गई कि आप लोग अच्छे से भारत में रह सकते हैं। ठीक है। तो फिर देखेंगे कि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में क्या हुआ, प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। तो अब इसमें क्या है, ये आर्टिकल 6 है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्रों के प्रवर्जन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान से जो भारत में आए हुए हैं, अब उनको व्यक्ति को नागरिकता देने का यहाँ पर नियम है। क्या है
कि कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो है हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, वो अगर नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में, तो इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 6 से बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आता है। अब यहाँ पर उसके बहुत सारे कंडीशन हैं कि 19 जुलाई जो भी है कि 48 से के पश्चात जब बना गया 1950 के आसपास, ये सब जो भी आ गए हैं भारत में तो उनको नागरिकता दी गई है। ऐसा नहीं किया गया कि तुम लोग जो है यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। क्या अधिकार है? कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले मतलब जो पाकिस्तान चले गए हैं कुछ, तो उनको नागरिक कैसे बना लिया भाई? तो अब आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहते थे उनको जाने के लिए स्वागत किया गया कि आप जो है चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भारत के बाहर चले गए हैं, अब उनकी नागरिकता किस तरह से रखी जाए सुरक्षित, तो इसमें भी कई कंडीशन है कि भारत के बाहर रहने की कई कंडीशन है कि वो नौकरी पेशे के लिए गया है 2-4 साल के लिए, या जो है उसके पिता चले गए हैं और पिता वहीं शादी कर लिए हैं, और जो है यहाँ पर अगर लड़का का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा देते हैं या साल 2 साल यहाँ रखते हैं तो उसकी नागरिकता बची रहेगी। तो इसकी बहुत सारी कंडीशन है, उसमें थोड़ा जाने पर थोड़ा बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं अगर कोई भी, देखिए ऐसे समझना है कि अनुच्छेद 8 में अगर कोई भी व्यक्ति बाहरी नागरिकता मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाहर रह रहा है, अगर वहाँ पर जन्मे बच्चे को अगर उसका जो है नागरिकता पंजीकरण अगर कराता है और अपने दूतावास को सूचना देता है, ये सब सारी कंडीशन होती है, तो उसकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अब फिर हम आते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अब जो व्यक्ति भाई विदेशी नागरिकता ले लेगा उसको क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता की विदेशी जो भी नागरिक हैं अगर स्वेच्छा से अर्जित करने वाले हैं तो वो व्यक्ति नागरिक ना होना। अब उनका यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है भारत की भी नागरिकता ले लें और जो है पाकिस्तान की भी नागरिकता लें, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले होता था। जब 370 हट गया उसके बाद से सिस्टम चेंज हो गया। तो यहाँ पर अपने यहाँ एक सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, ब्रिटेन होता तो जो है शायद हो सकता था, कनाडा हो सकता था, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के जो है डबल नागरिकता हैं, लेकिन हमारे देश में अपने देश में ऐसे नहीं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर क्राइम बहुत है। पता लगा जो है हर व्यक्ति 2-4 देश का नागरिक हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर हमारे यहाँ डबल नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है। अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, मतलब अब यहाँ पर नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाती है अगर आप जो है भारत देश की नागरिकता ले लेते हैं, कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। अगर एक जगह लिए तो एक जगह आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि भारत की भी नागरिकता ले लें, अमेरिका की भी, तो ऐसा नहीं, भारत की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। और थोड़ा प्रोसेस सरल किया गया है, आपको आने में थोड़ा कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। उसका जो है बहुत सारा कार्ड बनता है, कार्ड धारक होते हैं, NRI है, IPO है, सॉरी PIO है और OCI है। इस तरह की कार्ड जो है हम लोग ने, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनाती है, जिससे आना जो है विदेश जो भारतीय मूल निवासी हैं उनका थोड़ा भारत में आना थोड़ा सरल हो जाता है। अगर वो फिर से 7-8 साल रहते हैं यहाँ पर तो फिर से वो नागरिकता अप्लाई करें और फिर से नागरिक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद 10 पर।
अब अनुच्छेद 10 क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये बड़ी चीज़ है। भाई एक समय आ रहा था कि सरकार नागरिकता छीन रही है। अरे भैया थोड़ा संविधान भी पढ़ लियो। कैसे कोई सरकार नागरिकता छीन सकती है? एक दो लोग तो चलो छीनना हो तो छीन ले। प्रत्येक व्यक्ति जो भाग के जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत के नागरिक या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अब देखिए कि भारत का नागरिक बना रहने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई ऐसा काम ना करो कि नागरिकता भी अधिकार हो जाए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा यहाँ पर संसद के ऊपर आधारित है कि संसद के पास थोड़ा यह है कि किसी को नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता, ये संसद भी नहीं कर सकती। एक दो लोग को चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन नागरिकता समाप्त करने का, टर्मिनेट करने का अधिकार संसद को भी इतना नहीं है। मतलब कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। हाँ, यहाँ पर ये अवश्य हो सकता है कि नागरिकता के अधिकार जो भी हैं वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रकार से नहीं छीनी जा सकती है, ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर नागरिकता छीनी जाएगी तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से छीनी जाएगी, बहरहाल ऐसा होता नहीं। ठीक है, फिर हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं कि जो संसद द्वारा आर्टिकल 11 है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब यहाँ पर क्या है कि संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, के अनुसार क्या है कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3 आधार हैं मेन। क्या क्या है? पहली चीज समझिए, या तो वो नागरिक परित्याग कर दे। क्या कर दे? परित्याग। या तो वो परित्याग कर दे, खुद से छोड़ दे, या फिर वो क्या करे कि पर्यावासन, टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन, पर्यावासन, या तो इसके तहत छोड़ सकता है। फिर लास्ट थर्ड क्या है? वंचित किया जाना। भाई वंचित भी हो सकता है, देशद्रोही अगर हो जाएगा। बहरहाल आजकल थोड़ा देशद्रोह खत्म हो चुका है, जो नई बीएनएस आई है, लेकिन अगर इस तरह की अगर चीज़ें करता है, क्या हो जाता है? वंचित किया जाना। ठीक है, तो वंचित भी किया जा सकता है। ठीक है, यही 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अन्यथा नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि नागरिकता बहुत अच्छे अपने यहाँ बहुत अच्छा समझाया गया है कि अपने संविधान में कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको उसके सारे अधिकार मिलेंगे। और अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ भी देता है तो भी उसको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत वो भारत में आ सकता है, रह सकता है। बहरहाल चुनाव नहीं लड़ सकता और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, बिजनेस कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने ये सेशन को शुरू किया था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वही चीज़ है, राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप बाई लॉ, पार्लियामेंट के आधार के कुछ रूल हैं। सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, अगर वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को परित्याग करता है। राइट ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 8, राइट टू सिटीजनशिप माइग्रेंट्स ऑफ टू पाकिस्तान, ये आर्टिकल 7 में। ठीक है, फिर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 5। ठीक है, तो
ये रहा आज का जो भी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे आर्टिकल का एक एक मेन टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या था कि हमारा राज्य क्षेत्र था, नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फिर 5 से लेकर 11 तक हमारा क्या है, सिटीजनशिप। आप कमेंट कर सकते हैं अपना जो है, कोई अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको भी बता सकते हैं, और कुछ अगर आप भी बेहतर अगर बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।